नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्रीवन में। मेरा नाम ओमकार चौधरी है और आज हम बात करने वाले हैं आलू के ऐसे रोग के बारे में जो चुपचाप से आता है और 40 से 50% तक किसानों के आलू में नुकसान कर जाता है। किसान भाइयों, ये रोग है पत्ता सिकुड़ने वाला रोग और ये 3 तरीके से होता है। सबसे पहले रोग के बारे में बात करें, आज हम तीनों तरीके के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप भी आसानी से इस रोग को पहचान सकते हैं। इसमें आपको ये समझने में सहायता मिलेगी कि किस रोग को सही किया जा सकता है और किस रोग को सही नहीं किया जा सकता है, तो जो दवा विक्रेता हैं वो आपको बेवकूफ़ न बना सकें। किसान भाइयों, सबसे पहला रोग है वायरस वाला रोग, जो कि बीज जनित यानी अनुवांशिक जेनेटिक फसल में आपके बीज से ही लगता है, उसको किसी भी दवा से सही नहीं किया जा सकता है। और दूसरा रोग है कीटों से, यानी जो उड़ने वाले होते हैं इंसेक्ट, उनकी वजह से फसल में लगता है, इससे भी पत्ता सिकुड़ जाता है फसल का। इसकी भी पहचान कैसे करें हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। तीसरा रोग है जड़ गलन वाला। अगर आपकी फसल की जड़ गल गई है, उसमें गलन शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से भी पत्तियां आपको सिकुड़ी हुई दिखाई देंगी। तो ये तीनों रोग हैं और तीनों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों जड़ गलन के बारे में। तो जड़ गलन के बारे में बात करें तो आलू में जो जड़ गलन का है यानी रूट रॉट, यानी इसको इंग्लिश में रूट रॉट रोग बोलते हैं और हम हिंदी भाषा में अपने लोकल भाषा में जड़ गलन के नाम से इसको जानते हैं। इसकी जो इसके वाहक हैं वो कई हैं। इनके बारे में बात करेंगे कि ये किन किन कारणों से खेत में फैलता है। सबसे पहले बात करें तो पाइथियम और राइजोक्टोनिया और फ्यूजेरियम फाइटोप्थोरिया, यानी ये 4 फंगस हैं जिनकी वजह से ये रोग फैलता है। किसान भाइयों, बात करेंगे इसके कारणों के बारे में। अगर क्या कारण बनते हैं खेत में कि जिसकी वजह से ये हमारे खेत में आता है और आलू में 40 से 50% तक नुकसान करता है। किसान भाइयों, ये फफूंद ज़्यादा नमी, भारी मिट्टी जो होती है और ख़राब ड्रेनेज यानी पानी का उचित जल निकास न होने के कारण खेत में फैलता है। खेत में पानी का रुकना इसके लिए जहर के समान है। अगर खेत में सिंचाई के बाद भी पानी 6 से 12 घंटे तक खड़ा रहता है तो जड़ें सड़ने लगती हैं और फफूंद तेज़ी से फैलकर जड़ गलन वाला रोग आलू में पैदा कर देता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटी मिट्टी और ख़राब जल निकास इसके लिए जिम्मेदार है। तो जल निकास की व्यवस्था आप अपने खेत में बनाइए। भारी या बिना भुरभुरी मिट्टी में हवा का रुकना कम होता है और जड़ें दम घुटने लगती हैं। पिछले साल के जो संक्रमित बीज थे उनको ही दोबारा से बीज के लिए इस्तेमाल करना। जड़ गलन शुरुआत से ही लग जाती है। ऐसे अगर हम बीज को इस्तेमाल करते हैं तो पूरे खेत में इसको फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जो संक्रमित बीज हैं उनको लगाने से आपको बचना होगा। अत्यधिक नमी प्लस कम तापमान, नमी 70 से 95% और तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जड़ गलन की फफूंद बहुत तेज़ी से फैलती है। फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। बार बार सिंचाई, ओवर वाटरिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से भी जड़ें सड़ती हैं। कंद और रूट्स का संपर्क लगातार गीली मिट्टी में रहने से यह रोग और ज़्यादा बढ़ जाता है। खेत में अधिक जैविक कचरा, यानी जो हमने पीछे फसल करी थी आलू से पहले, उस फसल का जो कचरा होता है वो भी इसके लिए सहायक होता है। पूरी तरह से नहीं सड़ी हुई गोबर की खाद फफूंद और बैक्टीरिया बढ़ाती है, जिससे जड़ गलन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फसल चक्र का ना अपनाना, लगातार एक ही खेत में आलू की खेती करते रहना, मोनोकल्चर से फफूंद मिट्टी में बढ़ते रहते हैं और अगले सीजन में यह रोग बहुत ज़्यादा फैलता है। आलू में जड़ गलन का मुख्य कारण फफूंद प्लस ज़्यादा नमी प्लस खराब ड्रेनेज है, यानी निकासी। अगर मिट्टी भारी है और पानी रुकता है तो यह रोग निश्चित रूप से आपके खेत में आना ही आना है। आलू की फसल में जड़ गलन एक ऐसा रोग है जो चुपचाप 40 से 70% पैदावार ख़त्म कर देता है। लेकिन किसान भाइयों, आप घबराइए नहीं, इसका आज हम इस वीडियो के माध्यम से सही और उचित इलाज भी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों वायरस वाले रोग के बारे में। तो वायरस वाले रोग को आप पहचान सकते हैं, उसके पत्ते शुरू से ही मुरझाए हुए यानी सिकुड़े हुए होंगे, यानी कि जो पहला पत्ता निकलेगा वो पत्ता भी सिकुड़ा हुआ ही होगा।
और उसकी अगर आप खोद के देखेंगे तो जड़ जो है काली नहीं पड़ेगी, ना ही उसमें जड़ गलन वाला रोग आपको दिखाई देगा। शुरुआत से ही उसके पत्ते आएंगे तो वो सिकुड़े हुए होंगे और उनको आप जो है ऐसे हाथ से मसल के देखेंगे तो वो टूट जाएंगे, लकड़ी की तरह टूटने लगेंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये वायरस जनित रोग है। दूसरा रोग है जो कि कीट और पतंगों से लगता है, जैसे माहू, थ्रिप्स वगैरह हुए, इनसे लगता है। इसको भी आप पहचान सकते हैं। अगर आप पत्तों को देखेंगे तो आपको पत्तों के ऊपर ये दिखाई दे जाएंगे। बढ़िया इंसेक्टिसाइड से इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो इंसेक्ट यानी थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं, उनसे जो संक्रमित पौधा होता है उसके पत्ते यानी जो शुरुआती पत्ते होंगे वो चौड़े होंगे और ऊपर वाले पत्ते जो आएंगे वो सिकुड़े हुए दिखाई देंगे। ये सबसे बड़ा अंतर है वायरस वाले और थ्रिप्स, माहू वगैरह के संक्रमित पौधे और वायरस वाले पौधे में। यानी इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये वायरस वाला पौधा है या संक्रमित हुआ पौधा है, जो थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से, जैसे माहू और थ्रिप्स जो उड़ने वाले जो कीट पतंगे होते हैं उनकी वजह से हो जाता है। तो उसके नीचे वाले पत्ते जो हैं आपको सही दिखेंगे, लेकिन ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो सिकुड़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन वायरस वाले पौधे में शुरू से ही पौधे सिकुड़े हुए दिखाई देंगे आपको। अब तीसरा है हमारा जड़ गलन वाला रोग, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाता है आलू की खेती में। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसके जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देखिए कि इस तरीके से आप जड़ को खोदेंगे तो आपको जड़ काली और उसमें से बदबू आने लगेगी, और जड़ वाली जो जगह होती है ना, मिट्टी, उस जगह की मिट्टी होती है, उसमें से भी आपको बदबू आएगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरस वाले पौधे से कैसे निजात पाएं हम। यानी जो रोगी पौधा है उसको जड़ से उखाड़ करके खेत से बाहर फेंकना पड़ेगा। यही एक उपाय है जो वायरस जनित रोग है। उसके अलावा और ना तो कोई अभी तक ऐसी दवा बनी है जो इस पौधे को सही कर दे। तो आप अपने पैसे को बर्बाद ऐसे ही मत करिए। केमिस्ट वाला तो दवाई देते रहेगा कि इसे ले जाइए, उसे ले जाइए, इसको लगाइए। तो आपको ये समझदारी दिखानी है कि अगर आपके पौधे वायरस जनित रोग से ग्रसित हैं तो आपको उनको खेत से बाहर निकाल करके जला देना है सूखने पर, या अपना किसी अन्य जगह पर उसको ज़मीन में अंदर दबा देना है। किसान भाइयों, दूसरा आता है आपका जो कीट जनित है, उसके लिए और जड़ गलन के लिए हम एक साथ दवाएं बताएंगे, जिससे कि आपका आलू की फसल आगे चल करके बढ़िया उत्पादन दे और आपका कोई नुकसान खेती में न हो। किसान भाइयों, बात करेंगे कुछ उपाय हैं इनके बारे में। अगर आपके खेत की भारी मिट्टी है तो उसमें सिंचाई कम से कम करनी है आपको, और समय को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए आपको सिंचाई करनी है। किसान खेत में जो नालियाँ बनाते हैं उनमें जो है दूरी थोड़ी ज़्यादा रखिए। अगर भारी मिट्टी है तो खराब पौधों को निकालिए, जड़ के पास की मिट्टी को ढीली रखिए। यानी आप एक्स्ट्रा पानी लगाएंगे तो वो टाइट हो जाएगी, जिससे वहाँ हवा का आवागमन जो है नहीं रहेगा और रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात किसान भाइयों, इस समय यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यूरिया से ये रोग और ज़्यादा बढ़ता है। यूरिया का प्रयोग हम बाद में कर सकते हैं जब हमारी फसल सही लाइन पर चलने लगेगी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसके केमिकल उपचार के बारे में। इसके लिए जो दवाएं रिकमेंड की गई हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपको लेनी है रेडोमिल गोल्ड, और इसकी मात्रा रहेगी 15 लीटर पानी के हिसाब से 25 ग्राम। साथ ही कार्बनडाजिम और मैंकोजेब लेनी है। इसकी मात्रा रहेगी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। यानी 15 लीटर की आपकी टंकी है तो आपको 30 ग्राम उस टंकी में डालना ही डालना है। साथ ही वेलिडामाइसिन लेना है आपको। ये बैक्टीरिया नाशी दवा है वेलिडामाइसिन। वेलिडामाइसिन की मात्रा रहेगी 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, यानी 2.5 ml के हिसाब से, प्रति लीटर के हिसाब से आप इस दवा का इस्तेमाल करिए। और कीटनाशक के रूप में आपको लेना है एमावेक्टिन बेंजोएट 5% वाला। इसकी मात्रा रहेगी 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और कीट पतंगे और थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं फुदकने वालों के लिए आपको थाइमोक्साम, इसकी भी मात्रा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको लेनी है। किसान भाइयों, इसी के साथ आपको लेनी है फ्लेमवर्ज।
यानी जो अडामा कंपनी की आती है, जिसमें ह्यूमिक एसिड और तमाम तरह के एसिड वगैरह होते हैं, अमीनो एसिड वगैरह होते हैं। इससे जड़ों को मजबूती मिलती है और जो पौधे का डैमेज हो चुका होता है उसको रिकवर करने में सहायता मिलती है। तो किसान भाइयों, एक दवा का शेड्यूल तो मैंने आपको ये बताया है। दूसरा दवा का शेड्यूल है कि अगर आपके यहाँ ये दवा नहीं मिलती है तो आप दूसरी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेनी है मिराडोर यानी एजॉक्सिस्ट्रोबिन, इसमें 23% के लगभग होता है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन की मात्रा लेनी है आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ ही इमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए और थाइमोक्साम ले लीजिए, वो भी आपका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको लगाना है। किसान भाइयों, इसके साथ ही आपको लेना है साफ, यानी उसमें भी कार्बनडाजिम और मैंकोजेब होता है और इसकी मात्रा रहेगी 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसके साथ आपको एमावेक्टिन बेंजोएट अगर मिल रही है तो एमावेक्टिन बेंजोएट को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ ही आपको लगाना है वैलिडामाइसिन। अगर वैलिडामाइसिन आपके एरिया में नहीं है तो इसके लिए आप स्ट्रेप्टोमाइसिन के पाउच आते हैं, वो पाउच आप जो है लगा सकते हैं। 40 रुपये का पाउच आता है, बैक्टीरिया नाशी होता है। साथ ही किसान भाइयों, आपको अपनी फसल का डेली ऑब्जर्वेशन करते रहना है, क्योंकि ये दवा लगने के बाद 7 से 8 दिन बाद दोबारा से दवा का स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार की दवा से पूरी तरह से कंट्रोल इस रोग पर नहीं किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आलू के पत्ता सिकुड़ने वाले रोग के बारे में बात करी और इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये 3 तरह के होते हैं। पहला वायरस जनित होता है, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय खेत से उखाड़ करके फेंकने के। दूसरा होता है कीट पतंगों के द्वारा, माहू, थ्रिप्स वगैरह जो होते हैं उनसे फैलने वाला रोग है और उसकी पहचान भी हमने बताई आपको कि नीचे के पत्ते सही होंगे और ऊपर के पत्ते सिकुड़े हुए होंगे। तो इस पर भी 70 से 80% हम कंट्रोल पा सकते हैं। और सबसे लास्ट तीसरा है जड़ गलन वाला, जिस पर हम फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करके काबू पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।